खास कुछ है नहीं। विचिता के अपने प्रेसिडेंट श्री पारस भाई देसाई से अनुरोध है कि वे अपना स्वागत प्रवचन करें, और जैसे कि एजेंडा के साथ मेंशन हुए अन्य दो विषय, एक तो है न्यू जापानीज ऑक्सीजन सिस्टम और के बारे में और सदस्यों को जानकारी दें, और साथ में 2020 के चाय के उत्पादन एक्सपोर्ट वगैरह के स्टेटस का भी एक विश्लेषण करके इनकी जानकारी दें। ओवर टू पारस भाई प्लीज। नमस्कार मित्रों, मैं आप सभी का वेस्टर्न इंडिया टी डीलर्स एसोसिएशन के 31वें एजीएम में स्वागत करता हूं। मार्च 2020 की शुरुआत से ही कोविड की स्थिति विकसित हो गई और इसकी वजह से नियमित रूप से व्यक्तिगत बैठकें और बातचीत नहीं हुई, लेकिन मैं बहुत खुश हूं कि हम इस बैठक को ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से कर पा रहे हैं। चाय उत्पादन और निर्यात प्रोडक्शन के कुछ मुख्य पहलू को मैं दर्शा रहा हूं। वर्ष 2020 में चाय का उत्पादन 1255 मिलियन किलोग्राम हुआ, जो 2019 से 134 मिलियन किलोग्राम कम है। अभूतपूर्व कोविड महामारी के कारण पूरे देश ने लॉकडाउन का पालन किया, जिसके कारण 134 मिलियन किलोग्राम की कमी हुई। आसाम में यह वर्ष चाय का उत्पादन 2019 के मुकाबले 98 मिलियन किलोग्राम कम हुआ। इसके चलते आसाम की चाय की कीमतें में एवरेज ऑक्शन में लगभग 75 रुपए प्रति किलो ऊपर रही। डुवर्स में भी 2019 के मुकाबले उत्पादन 37 मिलियन किलोग्राम कम हुआ। इसके कारण ऑक्शन में एवरेज लगभग 65 रुपया प्रति किलो ऊपर रही। साउथ इंडिया में 2019 में के मुकाबले चाय का उत्पादन समान ही रहा, पर उसकी चाय की एवरेज ऑक्शन में लगभग 45 रुपये प्रति किलो ऊपर रही। इससे यह निचोड़ आता है कि इंडिया की चाय की एवरेज करीब 63 रुपये प्रति किलो ज्यादा रही। हालांकि श्रीलंका का दिसंबर तक का उत्पादन 22 मिलियन किलोग्राम कम रहा। बांग्लादेश का नवंबर तक का उत्पादन 10 मिलियन किलोग्राम कम हुआ। युगांडा का 20 मिलियन और मालावी का 4 मिलियन किलोग्राम कम रहा। वियतनाम भी 10 मिलियन किलोग्राम 2019 के मुकाबले कम हुआ है। वहीं दूसरी ओर इंडोनेशिया का उत्पादन 13 मिलियन किलोग्राम बढ़ा है और केन्या का उत्पादन भी दिसंबर तक 111 मिलियन किलोग्राम बढ़ा है। कई वर्षों के बाद भारतीय चाय एक्सपोर्ट में शार्प गिरावट दिखाई दी। 2018 में एक्सपोर्ट 256 मिलियन किलोग्राम तक पहुंच गया था, लेकिन 2019 में घटकर 248 मिलियन किलोग्राम रह गया। हालांकि जनवरी से नवंबर 2020 में एक्सपोर्ट 2019 की इसी अवधि में 230 मिलियन किलोग्राम के मुकाबले 188 मिलियन किलोग्राम तक गिर गया। यह गिरावट भारतीय चाय की कीमतों के कारण है, जो कि केन्या की चाय की कीमतों की तुलना में बहुत अधिक है, जबकि यह केन्या के उच्च उत्पादन के परिणाम स्वरूप है। भारत के लिए 134 मिलियन किलोग्राम प्रोडक्शन में नुकसान के ऊपर हम लॉस ऑफ एक्सपोर्ट्स ऐड करें, जो कि 42 मिलियन किलोग्राम है, और 6.5 मिलियन किलोग्राम इंपोर्ट बढ़ी है। इसका निचोड़ यह है कि 2020 में 86.5 मिलियन किलोग्राम चाय की उपलब्धि का नुकसान हम व्यापारियों को ध्यान में लेना चाहिए। चाय की कीमतें 2018-19 के मुकाबले 2019-20 में कीमतें में लगभग 3 रुपया प्रति किलोग्राम की गिरावट आई थी। हालांकि कोई भी वास्तव में आने वाली परिस्थिति का अनुमान नहीं लगा सकता था। सबसे पहले 22 मार्च 2020 से अचानक लॉकडाउन लागू होने से उद्योग और व्यापार स्थगित हो गए। दूसरी बात यह है कि बेमौसम वर्षा, बारिश और बाढ़ के कारण उत्पादन की स्थिति खराब हो गई और चाय की उपलब्धि पर प्रभाव पड़ने लगा, जिसका सीधा असर चाय की कीमतों पर पड़ा।
और चाय की कीमतें बढ़ी। खरीदारों और पैकेजर्स के रूप में हमारे व्यवसाय पर असर पड़ा है। अप्रैल 2020 के बाद से ही चाय की कीमतें 70 से 80% बढ़ गई थी, जबकि वर्ष के पिछले भाग में कुछ चाय की कीमतों में सुधार हुआ था, पर पिछले वर्ष की तुलना में 2020 काफी अधिक कीमतों के साथ बंद हुआ। चाय की खपत। यह एक तथ्य है कि ग्राहकों की अभिरुचि खुदरी चाय के मुकाबले पैकेट चाय की ओर बढ़ी है। मोटे तौर पर पैकेट सेगमेंट को 3 मुख्य प्राइस सेगमेंट्स में विभाजित किया जा सकता है: लोअर, मीडियम और टॉप एंड पैकेट्स। चाय के जो नेशनल प्लेयर्स है वह बहुत जोरों से मीडियम और प्रीमियम कैटेगरी में ऑपरेट कर रहे थे और उनको रीजनल पैकेजर्स से अच्छा सहयोग मिला। और प्लेनर सेगमेंट में खुदरी चाय के विक्रेता एवं लोकल पैकर्स ने नेशनल प्लेयर्स को मजबूत प्रतिस्पर्धा दी है। यह परिस्थिति के कारण पैकर्स की चाय के दामों में वृद्धि सहन करने की क्षमता नहीं है। चाय की कीमतों में तेज बढ़ोतरी लगभग 70 से 80% ने हम व्यापारी और पैकर्स को स्पष्ट रूप से असर किया है। इसके चलते चाय पैकेट व काउंटरों के दाम बढ़ाने जरूरी थे और यह बढ़ोतरी 3 से 5 बार हुई। लेकिन व्यापारियों को हमेशा चिंता रही कि कीमतों में बढ़ोतरी करने से क्या हमारी बिक्री कम तो नहीं हो जाएगी। ई ऑक्शंस। टी बोर्ड ऑफ इंडिया ने ई ऑक्शन पर नए सिरे से अध्ययन करने के लिए IIM बेंगलोर को नियुक्त किया था। यह अध्ययन पूरा हो चुका है और इसके सुझाव 2020 के मध्य में कलकत्ता में हुई हित अधिकारियों की मीटिंग में प्रस्तुत किए गए। IIM बेंगलोर के विशेषज्ञों ने जापानीज मॉडल का सुझाव दिया, जिसको अंग्रेजी में असेंडिंग क्लॉक ऑक्शन भी कहा जाता है, जिसके फीचर्स अब तक केवल कुनूर टी ऑक्शन सेंटर में मॉक ट्रायल द्वारा लिमिटेड बायर्स को प्रेजेंट किया गया है। रिपोर्ट के कुछ ही भाग व्यापारियों के सामने रखे गए थे और जैसा कि व्यापारियों द्वारा उठाए गए विभिन्न प्रश्नों का संतोषजनक उत्तर नहीं दिया जा सका और हितधारकों को विस्तृत रिपोर्ट नियत समय में पेश किए जाने का आश्वासन दिया गया था। कुन्नूर में टी बोर्ड द्वारा जिस मनमाने ढंग से और जबरदस्ती से मॉक ट्रायल किया गया था, उसके कारण चाय व्यापारियों में चिंता थी और खरीदारों में के सूचन और विचारों को भी नजरअंदाज कर दिया गया। IIM बेंगलोर के विशेषज्ञों की रिपोर्ट और इसके विश्लेषण और सुझावों को व्यापारियों के साथ साझा कर ऐसी विनती हमारी ई ट्रेडर्स की एपेक्स बॉडी फाइटा के द्वारा बार बार की गई, जिसका कोई ठोस जवाब नहीं मिला। उसके बाद जॉइंट फोरम ऑफ इंडियन टी एक्सपोर्टर्स, पैकर्स एंड ट्रेडर्स एसोसिएशन के नीचे एक जॉइंट फोरम बना, जिन्होंने टी बोर्ड को यह केस प्रस्तुत किया। व्यापारियों की चिंता कुछ इस मुद्दों से खड़ी हुई। नई जापानीज ऑक्शन सिस्टम का जो प्रस्ताव रखा गया है वो एक टेंडर सिस्टम है, जिसमें चाहे उसे ही दी जाएगी जो मैक्सिमम बिड प्राइस का विजेता हो। ऑक्शन सिस्टम हमेशा फेयर प्राइस डिस्कवरी के आधारित होना चाहिए। इसलिए जो लॉजिक वो पुश करना चाहते हैं वो उसे अवॉर्ड करे जो सेकंड हाईएस्ट बिडर हो। अगर यह नहीं दिया जाएगा तब बायर्स ऑक्शन में भाग नहीं लेंगे और चाय ऑक्शन सिस्टम के बाहर खरीदेंगे। IIM बेंगलोर ने जो सुझाव दिए जिसमें उन्होंने कैटलॉग रीडिजाइनिंग, लॉट साइज और ग्रेड स्टैंडर्डाइजेशन एड्रेस ही नहीं किए हैं,
और सिर्फ ऑक्शन बिडिंग सिस्टम पे सुझाव दिया, वो भी गलत है। अगर यह सब मुद्दे पर टी बोर्ड ऑफ इंडिया की कार्यवाही नहीं हुई तो ऑक्शन सिस्टम में सुधार नहीं होगा और यह जापानीज ऑक्शन सिस्टम फेल होने की संभावना है। क्योंकि जापानीज ऑक्शन सिस्टम की लॉजिक अच्छी तरह बनी नहीं है, इसलिए चाय के व्यापारियों ने सुझाव दिया है कि यह खामी युक्त नॉकडाउन लॉजिक को सुधारे और सब प्रोड्यूसर्स, बायर्स और ब्रोकर्स को विश्वास में लेकर आगे बढ़े और दिए गए सुझावों में लागू करने के बाद सब व्यापारियों के साथ एक पायलट ट्रायल होना चाहिए। बहुत ही कम फीचर्स के साथ ऑक्शन सेंटर में यह सिस्टम पेश किया गया। उससे पता चलता है कि इस सिस्टम में ऐसी कई खामियां हैं जो खरीदार के लिए ऑपरेशनल तकलीफें पैदा करता है और यह ऑक्शन सिस्टम भी कार्यक्षमता और उपयोगिता का भंग कर रहा है। टी बोर्ड को इन मुद्दों का समाधान लाना होगा। टी बोर्ड ने अब हमारे कुछ मुद्दों पर जवाब दिया है और सिस्टम में परिवर्तन करने का काम शुरू किया है। MRLs का टॉपिक, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के तहत महत्तम पेस्टिसाइड्स व वीडिसाइड्स लिमिट जो चाय के प्रोडक्शन में इस्तेमाल करने की अनुमति है। FSSAI द्वारा 24 दिसंबर 2018 को जो नोटिफिकेशन जारी किया गया, उससे हम व्यापारियों को काफी दिक्कतें आ सकती है। टी बोर्ड द्वारा चाय बागानों में 36 केमिकल उपयोग करने का निर्देश दिया गया था, जबकि FSSAI MRL ने उनकी हाल ही में जारी की गई नोटिफिकेशन में 29 केमिकल्स दर्शाए हैं। CEO FSSAI ने हमें आश्वासन दिया है कि जल्द ही बाकी रहे 7 केमिकल की स्वीकृति हो जाएगी या फिर CIBRC के मंजूरी बिना इन केमिकल्स को लिस्ट से हटाया जा सकता है। यह दिशा में कुछ प्रगति हुई है। FSSAI ने बाकी रहे केमिकल्स और उसके MRLs सूचित किए हैं। हाल ही में जारी की गई FSSAI नोटिफिकेशन में दर्शाया है कि कई MRLs मैक्सिमम रेसिड्यू लिमिट्स का टॉलरेंस लिमिट 0.01 मिलीग्राम पर किलो उत्पादित चाय पर निर्धारित किया गया है। हमारे लिए यह भी एक समस्या है। यह प्रावधान का अमल करना व्यापारियों के लिए बिल्कुल अनुचित होगा। FSSAI ने भी सहानुभूति जताई है और बताया है कि इस प्रावधान को हटाना 100% संभव नहीं है। FSSAI द्वारा अगस्त 2020 में ड्राफ्ट नोटिफिकेशन जारी किया गया था, जिसमें MRLs के 23 केमिकल्स की सूची थी जो चाय और अन्य कमोडिटीज से संबंधित है। इस ड्राफ्ट नोटिफिकेशन में 5 केमिकल्स ऐसे थे जिसके MRLs मैक्सिमम रेसिड्यू लिमिट्स में सुधार करके लिमिट्स बढ़ाई गई है। उसकी वजह से हमारे व्यापार उद्योग को काफी हद तक राहत मिली है और इसका पालन करना भी आसान है। हमारे एपेक्स टी बॉडी फाइटा ने FSSAI को बाकी रहे ड्राफ्ट टी मैक्सिमम रेसिड्यू लिमिट्स के लिए भी प्रतिनिधित्व भेजा है ताकि उस पर जल्द ही समाधान आए। चाय में कलर गिरावट के किस्से। जिम्मेदार चाय व्यापारी वर्ग चाय में कलर मिलावट बढ़ने से बहुत ही चिंतित है। एक ब्रांड के जो प्रीमिक्स टी कलर मिश्रित करके यह बाबत को सही ठहराने चाहते हैं और चाय के अलग कैटेगरी क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं। हमारी एपेक्स बॉडी फाइटा के माध्यम से इस गैर कानूनी चीज को रोकने के लिए कानूनी कार्यवाही शुरू की गई। टी बोर्ड भी चाय में किसी भी तरीके का कलर नहीं मिलाने के लिए पूरी तरह से सहमत है। हम सब मिलकर यह कानूनी कार्यवाही जब कर रहे हैं तब हम सभी का यह कर्तव्य है कि कलर मिश्रित चाय का दुष्प्रभाव हमारी नेचुरल प्रोडक्ट चाय की छवि
ग्राहकों के मानस पटल में खराब न हो। हमें भी मिलकर हर संभव प्रयास करने होंगे कि चाय में किसी भी प्रकार का कोई कलर ना मिलाया जाए और चाय की गुणवत्ता को बनाए रखें और प्राकृतिक रूप से चाय का आनंद लें। इस प्रयास को वितदा के सभी सदस्य पूरी तरीके से अपना समर्थन देंगे। नई सीजन, चाय की नई सीजन। हालांकि वर्षा जनवरी और फरवरी महीने में हुई है और बागान वालों से यह पता चला है कि 25 से 28 फरवरी के बीच में मुहूर्त हो रहा है और 15 मार्च से नॉर्मल क्रॉप आना शुरू हो जाएगा। इस वर्ष कोविड जैसा अभूतपूर्व घटना न हो तो यह वर्ष में हमें 2018 व 2019 जैसा क्रॉप मिलने की पूर्णतः संभावना है। लॉकडाउन के कारण संचालन में आई हुई काफी बाधाओं के बावजूद वितदा की हर समय यही कोशिश है कि वेस्टर्न इंडिया में फैले हुए अपने सदस्यों के साथ एक घनिष्ठ संबंध बनाए रखे और उन्हें बाजार और इंडस्ट्री में हो रहे हर घटनाओं से अवगत रखें। हमारा अनुरोध है कि आप सभी हमारे एसोसिएशन की वेबसाइट www.witda.in vitda.in को नियमित रूप से सर्च करें। हमें चाय व्यवसाय के हित के लिए हर संभव प्रयास कार्य करने चाहिए। वेस्ट इंडिया टी डीलर्स एसोसिएशन के कमिटी मेंबर्स का उनके मुझे दिए गए सहकार और मार्गदर्शन के लिए उनका हार्दिक धन्यवाद करता हूं। मैं आप सभी सदस्यों का आपके दिए गए समर्थन और सहकार के लिए धन्यवाद देता हूं और आगे आने वाले नई सीजन के लिए आप सभी को शुभकामनाएं देता हूं। यह बहुत ही महत्वपूर्ण है कि हम और हमारे प्रियजन स्वस्थ रहें। मेरी शुभकामनाएं आप सबके साथ है। धन्यवाद।